सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज अवतार सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारा सीरीज का 8वां टॉपिक होने जा रहा है, जो कि है एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिकली आज हमारी जीओसी या फिर तुम कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डोमेन है पूरी आईआईटी जेई डोमेन का। ठीक है, तो ये एक बेस्ट चीज होने जा रही है तुम लोग के लिए। और थोड़ा सा अंधेरा आपको लग रहा होगा, हाँ, ये एक चीज एक बेस्ट चीज होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है। मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स अपने टाइम में सीखी थी, तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। अगले 10 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके रैंक बूस्टर की तरह होने वाले हैं। हर वीडियो में आपके +4 मार्क्स में कंफर्म कर रहा हूँ। तो बने रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब मार लो, लाइक और शेयर जरूर कर देना हर वीडियो को। पुरानी प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और संकल्प ने फिजिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट करी है +4 मार्क्स वाली, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी। तो जल्दी से जाके चेकआउट करो। और आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जिससे 110% एक ना एक क्वेश्चन बन रहा होगा। आपकी अगर 7 शिफ्ट हो रही है तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, कह सकते हो 7 में से 4-5 शिफ्ट में तो बन ही रहा होगा 110%। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीओसी का, और सिर्फ एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, सब कुछ इसमें बता रहा हूँ आपको विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी यार लेके आप लोग के लिए आईआईटी जेई कॉम्बैट। आप लोग सबसे पहले तो अपना कोड लिख देते हैं, हम नहीं तो कोड लिखना भूल जाते हैं। हाँ हाँ, आप लोग के लिए लेके आया आईआईटी जेई कॉम्बैट, जिसमें आप गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपके रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक के बच्चे होंगे, उनको 50% तक का ऑफ मिल सकता है। किस पे? अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और अगर 51 से 200 के रैंक पे हो आपको 30% ऑफ मिल सकता है। किस पे? अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो ये बहुत ही बढ़िया चांस है यार, आप लोग अपने प्रिपरेशन के हिसाब से एक अच्छा डिसेंट ऑफर ले सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है यार, इसमें 21 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। 21 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में आपको करने होंगे। और ये 3 डेडिकेटेड टेस्ट की एक सीरीज है, 2024, 2023 और 2022 तीनों तरह के एस्पायरेंट के लिए है। 24, 23, 22 वाले बच्चों के लिए। और ये जून 12 से 11 बजे ये आपका शुरू हो जाएगा टेस्ट। 3 डेडिकेटेड टेस्ट होंगे इसमें आईआईटी जेई कॉम्बैट में। तो जाओ दोस्तों, एकदम फ्री है, स्टार्ट 10 कोड का यूज करो। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक पड़ी है उस पर क्लिक करके स्टार्ट 10 कोड का यूज कर लेना। एकदम फ्री है, बिल्कुल जाके चेकआउट कर लेना। चलो ठीक है, आईआईटी जेई कॉम्बैट ये तो फिर से वही है। इसमें बेनिफिट्स आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 2024 वाले बच्चे हो ना, आपको अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करनी है और आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस वो भी, तो आपको बहुत ही ज्यादा इसमें मिल सकते हैं प्राइजेस। और देख रहे हो 30% तक ऑफ ऊपर लिखा था, हाँ 50% तक ऑफ मिल सकता है अगर आप 1 से लेके 50 रैंक के बीच में आए हो। तो अगर लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हो तो ये बहुत बेस्ट चीज है आपके लिए। सिमिलरली 2023 वाले बच्चों के लिए भी बहुत शानदार चीज रहेगी। और 2022 जिनका पेपर आने वाला है, उनको अगर 1-2 मंथ का बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक ग्रेट ऑफर पा सकते हैं 50% तक का। तो क्या करना है आपको, लिंक पे क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में, स्टार्ट 10 पे एनरोल हो जाना है, स्टार्ट 10 कोड डाल के, और स्कॉलरशिप टेस्ट को दे देना है। चलो वापस से अपने पीडीएफ पर आ जाते हैं, जो कि है आज का टॉपिक एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब हो गया परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एसिड नेचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, एसिड नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एसिडिटी जो जो मैं बताता जा रहा हूँ यार, उसको रट दे रहा हूँ। ठीक है, समझा भी दूंगा जहाँ पे मैं नेसेसरी लगेगा। आपको बेसिकली ये 4-5 पॉइंट रटने होंगे, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर तरीके के, और आपको मैं दिमाग में बढ़ा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले देख लो, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड जो होते हैं वो डिपेंड किस पे करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और अगर कॉन्जुगेट बेस का मतलब नहीं पता है तो नीचे वो मैंने एक्सप्लेन करा है, अभी चिंता मत करो, अभी जो बोल रहा हूँ कान खोल के सुनते रहो। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, एसिड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -i एंड -h इफेक्ट। अगर -m, -i, -h इफेक्ट नहीं पता है, वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे पहचानते हैं उसको। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ। ठीक है, आगे आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के सबको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो ये आपके पार पॉइंट हो गया। भैया कॉन्जुगेट बेस बता दो, अभी बताते हैं, सब बताएंगे दोस्त, नीचे सबको दिया गया। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। 4 पॉइंट हो गए। अब देख लो भैया, प्लस एम इफेक्ट आपने बोला तो, ठीक है, -m इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, ये होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या है देख लेते हैं सबसे पहले। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है और कौन से एटम इसको शो करते हैं, या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो
प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये कंपाउंड्स एक बार याद नहीं करने, सिर्फ देख लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओ आर का मतलब यहाँ पे CH3 होता है, CH3 या फिर C2H5, उसको सबको पता ही होगा, इसलिए मैंने ओ आर लिख दिया सीधा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले NH2, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फिर ऑक्सीजन आता है आपके पास, F आता है आपके पास, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। Cl 3 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या शो कर रहे होते हैं आपको? माइनस आई फैक्टर शो कर ही रहे होते हैं, माइनस आई फैक्टर शो कर ही रहे होते हैं। प्लस ये क्या शो कर रहे होते हैं आपको? प्लस एम भी शो कर रहे होते हैं, और प्लस एम का ऑर्डर आपको गिवन है। NH2 सबसे ज्यादा प्लस एम शो करता है, उसके बाद OCH3 या फिर OC2H5, उसके बाद F, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। ठीक है, तो ये आपका प्लस एम का भी ऑर्डर हो गया। माइनस आई करेक्टर तो ये शो करते ही है, उसका नीचे मैंने ऑर्डर भी लिख दिया। ठीक है, प्लस एम का ऑर्डर ये है, और माइनस आई का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट, भैया माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? वो तो प्लस एम इफेक्ट हो गया। तो माइनस एम इफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं, उनका मैंने ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया है, ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, NO2, CN, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जो कि माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट दोनों शो कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी CHO, C डबल बॉन्ड O, COOR, COOH। अब भैया पहचानेंगे कैसे यार? पहचानेंगे कैसे एग्जाम में? हमें तो याद भी नहीं होगा। तो आपको बेसिक सा मैं आइडिया बता देता हूँ, बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ। जब भी आपको खूब सारे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, हम CHO का एग्जाम पे ले लेते हैं, डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, हम C डबल बॉन्ड को एग्जाम्पल दे देते हैं, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। हम NO2 को एग्जाम्पल लेते हैं, हमको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो जहां भी डबल बॉन्ड आपको खूब सारे दिख रहे हैं, खूब सारे दिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट लग रहा होता है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा होता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, आप ये वाला देख रहे देख लो, C डबल बॉन्ड O CH3 जैसे है, OR का मतलब CH3 या कुछ भी, तो वहां पे भी आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, यानी कि ये कंपाउंड आपका माइनस एम शो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? माइनस एम शो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी अगर प्लस एम की बात करूं, प्लस एम की बात करूं, प्लस एम वो शो कर रहे होते हैं जिनपे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होता है, जैसे NH2, जैसे NH2 इस पे भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन OR इस पे भी लोन पेयर है। F पे तो 3 लोन पेयर होते हैं, जैसे Cl, Br, I, इन सब पे लोन पेयर होते हैं। तो जितने भी ये लोन पेयर शो होते हैं, सारे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे होंगे। अब साथ साथ मैंने आपको माइनस आई का भी इनका ऑर्डर बता दिया, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये आपको रटना है। और हेलोजेंस तो माइनस आई शो करते ही है। ठीक है, आवाज कम कर लो यार, माइनस आई तो शो करते हैं। ठीक है, और NO2 और CN भी माइनस आई शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, बस बेसिकली ध्यान में रख लेना, इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्लस एम का ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली आपको समझ आया होगा, आपको रटना है, क्योंकि इस टाइम तो रटने से नंबर आने वाले हो। और जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, वहां पे मैं आपको ट्राई करवा दूंगा, और इतना मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जो मैं बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहे हो, उसमें आपके नंबर आने। ठीक है, बाकी आपको मैं 2 एक्सेप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि GOC में पूछे जाते हैं। एक आता है हमारा स्क्वायरिक एसिड, और एक आता है हमारा पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जो एसिड होते हैं ना, अब आपको अगर मान लो कोई भी रैंडम एसिड दे दिए, A B C D और साथ में एक स्क्वायरिक एसिड दे दिया, या फिर साथ में पिक्रिक एसिड दे दिया, आपसे पूछा गया भैया इनका ऑर्डर बताओ स्ट्रेंथ का, कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्क्वायरिक एसिड और पिक्रिक एसिड होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर याद रहे ना रहे, लेकिन एक बार आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ दिखता है। ये जो दोनों एसिड होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ HCl, HBr, H2SO4, ये जो H वाले एसिड होते हैं, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बस वही होते हैं। बाकी सारे एसिड जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनसे वीक होते हैं। तो अगर जहां भी आपको स्क्वायरिक एसिड या पिक्रिक एसिड दिख रहा है ऑर्गेनिक एसिड्स में, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपको याद कर लेना है, स्क्वायरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, चलो ये कुछ एक्सेप्शन थे, 2 चीजें आपको रख लेनी है। आ जाते हैं अपने अगले चीज पे लर्न। कुछ देखो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, इनको रटते जाओ, रटना आसान है। ठीक है, मैं रटना आपको तरीका भी बता दूंगा इसका। लर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड। आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लर्न कर लो, NO, F और Cl का, आपका काम बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपके बेसिक्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे, आपको रट लो इसका। C का होता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, N की 3 होती है, O की 3.5 होती है, F की 4 होती है। बेसिकली देख रहे हो 0.5 बढ़ती जा रही है। ठीक है, 0.5 बढ़ती जा रही है, 0.5 बढ़ती जा रही है। और जरा सा इसके F के नीचे आते हैं ना, Cl की 3.1 हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन से हल्की सी ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन से हल्की सी ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन से थोड़ी हमेशा कम रहती है। ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इसको भूलना मत। ठीक है, जरूर से इसको याद कर लो। C का 2.5, उसके बाद 0.5 बढ़ाते रहो, लेकिन Cl का ध्यान रखना, नाइट्रोजन से हल्का सा ज्यादा होता है, इसको सबको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा आपको करने होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इन 4 चीजों का। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइनस आई, माइनस एच और माइनस एच आई इफेक्ट में। ठीक है, माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई इफेक्ट में डोमिनेटिंग कौन सा होता है? भैया आपने बताया, जैसे माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। ठीक है, अब एक जगह पे माइनस आई भी दिया हुआ है भैया, एक जगह पे प्लस आई भी दिया हुआ है। अब हम डोमिनेटिंग किसको लेंगे भैया, किससे एसिडिटी हम डिफाइन करेंगे? तो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया, इसको ध्यान से देखना।
ठीक है। माइनस एम जो होता है, माइनस एम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कह सकते हो फैक्टर होता है एसिडिटी या बेसिसिटी कंसिडर करने में। माइनस आई कह दो या फिर माइनस प्लस एम कह दो, कुछ भी कह दो, बेसिकली एम इफेक्ट, जो भी एम इफेक्ट होता है ना, रेजोनेंस इफेक्ट, उसको सबसे ज्यादा होता है, जो मैंने अभी आपको कंपाउंड बताया था एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, एम इफेक्ट, उसके बाद एच इफेक्ट, उसके बाद आई इफेक्ट, ये होता है नॉर्मली। लेकिन जब हेलोजेंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कंपाउंड में, मान लो ये आपकी रिंग थी, ठीक है, इसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस हो गया, एफ इंट्रोड्यूस हो गया, तो हेलोजन के केस में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो होता है आई, उसके बाद एम, उसके बाद एच, यानी कि जो हेलोजेंस का आई इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एम इफेक्ट के कंसीडर में। ठीक है, तो जब भी हेलोजेंस होंगे आप उसका एम इफेक्ट कंसीडर नहीं करोगे, उनका सिर्फ आई इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर कर रहे होगे। ठीक है, चलो समझ गए। बाकी सारे एलिमेंट्स में आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे उसके एम इफेक्ट को, उसके आई इफेक्ट को, उसके बाद एच इफेक्ट को। लेकिन हेलोजेंस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से इफेक्ट को जाएगी? उनके आई इफेक्ट को, उसके बाद एम इफेक्ट को, उसके बाद एच इफेक्ट को। ये ऑर्डर होता है बेसिकली। ठीक है, चलो समझते जाओ यार, समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना। सीधा सीधा मैं आपके क्वेश्चन बनवाऊंगा, और सिर्फ इस वाले चैप्टर में नहीं, आगे चल के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, ये सारे बेसिक्स आपको ध्यान रखने होंगे। आगे जाके एडवांस में सीधा सीधा इनसे ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। ठीक है, चलो अब हाँ भैया, आपने कॉन्जुगेट बेस ऊपर बताया था ना, कॉन्जुगेट की बेस की बातें करी थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका क्या मतलब है देख लो। कॉन्जुगेट बेस का मतलब आपको बता दिया है मैंने यहाँ पे। कॉन्जुगेट बेस इज द कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग एच फ्रॉम एसिड। ठीक है, समझ आया इसको? कॉन्जुगेट बेस इज द कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग एच फ्रॉम एसिड। एग्जाम्पल SCOOH, या फिर उसको कह सकते हो कौन सा एसिड होता है ये, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे इसको कह सकते हो फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का आप अगर कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? एसिड क्या करता है? H प्लस डोनेट कर देता है। ठीक है, H प्लस अपना एसिड डोनेट कर देगा। H प्लस डोनेट करने के बाद जो कंपाउंड लेफ्ट ओवर बचता है उसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस ऑफ डेट एसिड। इस केस में क्या हो गया वो SCOO माइनस, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस ऑफ SCOOH या फिर फॉर्मिक एसिड तुम कह सकते हो। अब भैया आपने अभी रुक जाओ, इस वाले एग्जाम्पल को मत करना, यहाँ पे मैं आपको इसका समझा देता हूँ, इस चीज को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो मान लो आपका SCOO माइनस है, हमने क्या बोला? जो बेसिस एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एसिड। मान लो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ये एक सब्सटेंस है, कॉन्जुगेट बेस है, ये बहुत स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी, यानी कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ रहेगी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ रहेगी। और अगर ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ है, यानी कि ये वाला जो एसिड है वो टूटे पड़ा है, यानी कि वो H प्लस दे पड़ा है, रुक ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूअसली H प्लस डोनेट करे जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? SCOO माइनस में। यानी कि इसकी अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो यानी कि ये एक अच्छा एसिड है। अगर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये एक अच्छा एसिड है। इसका सिंपल सा यही मतलब आता है। ठीक है, ये समझ गए होगे, समझाना था नहीं मुझे लेकिन मैंने समझा दिया। चलो ये आयनिक का कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, चलो ये रहा आपका एग्जाम्पल आज का, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आता है HF, HCl, HBr, HI। इसमें आपको बताना है एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? आपको सबसे ऊपर याद दिलाया था मैंने, एफ का, Cl का, Br का और I का आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद कर लेना है। एटलीस्ट F और Cl का तो कर ही लो, Br I का तो रहने दो। ठीक है, Br I का कोई जरूरत नहीं है, डिक्रीज होती है वैसे तो साइज के साथ। चलो आप लोग इसको ट्राई करो और इसका ऑर्डर मेरे को बता देना। अगला आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ CH3, एक साथ इन सबको बताएंगे, आप सबके सब इनको ट्राई कर लेंगे एक बार। अगला आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। इनको क्वेश्चन को उतार लो, सॉल्व हो रहे हैं तो सही है। अब सीधा इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल है वो HF, HCl, HBr और HI है। तो मैंने बोला था आपको सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है वो है F, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और आपको पता ही होगा जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते रहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती रहती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका? I का, उसके बाद Br का। तो Br का आपको पता है भैया इससे तो कम ही होगी Cl से, और Br की इससे तो ज्यादा ही होगी। तो आप अगर ऑर्डर लिखना चाहते हो एसिडिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो सीधा सीधा लिख दो। ये हमारा मान लो ये A कंपाउंड है, B कंपाउंड है, C कंपाउंड है, D कंपाउंड है। तो आपको दिख रहा है A सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद हमारा C होगा, उसके बाद हमारा D होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको, बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको एप्लीकेशन बताया था मैंने। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है सी एस थ्री या फिर उसके बाद इसको हम ए नाम दे दें, इसको हम बी नाम ले दें, इसको सी नाम ले दें। तो किस किस बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सौ ने कर लिया होगा। चलो भैया हुआ कैसे इस वाले कंपाउंड में आपको दिख रहा है जो सिंगल बॉन्ड सी है वो क्या है, sp3 है। किस किस को पता है सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी sp3 है, sp3 बॉन्ड होता है उसमें। डबल बॉन्ड में कौन सा होता है दोस्तों, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा होता है, sp। और जैसे जैसे sp3 sp2 sp की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती रहती है, ठीक है। मान लो मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर आपको याद करनी हो तो कर लेना, अगर मेरे को दिख गई तो बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये वेट, हाँ। तो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की sp3 sp2 और sp की, sp3 बेसिकली जो इनका डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को हम sp2 बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को sp बॉन्ड कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को हम sp3 बॉन्ड कहते हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे होगे p कैरेक्टर कम होता रहता है, p कैरेक्टर के साथ साथ क्या होता रहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। इसमें p3 था, इसमें p2 था, इसमें p1 था, सबको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। चलो अब भैया आप इसका मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, वैसे तो बच्चों ने सीधा सीधा कर दिया होगा ए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसके बाद बी उसके बाद सी, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर है। अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो लिख लो, जो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एसपी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो होती है 3.25, ठीक है 3.25। और डबल बॉन्ड की जो होती है वो होती है 2.75 और सिंगल बॉन्ड यानी कि sp की जो होती है वो होती है 2.5। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हो गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के हिसाब से हमने इनको अरेंज कर दिया, वही इनका एसिडिक ऑर्डर हो गया। समझ गए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ लोगे तो फिर आप घबराओ जाओगे। अभी इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इनको भी नाम ले देते हैं, इसको नाम ले देते हैं ए, इसको नाम ले देते हैं बी, इसको नाम ले देते हैं सी, ठीक है। चलो यार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कर लिया होगा बहुत से बच्चों ने। आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ। इनको यहाँ पे हटा के यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। भैया आप समझ नहीं आ रहा इसमें करें क्या यार, ठीक है। कुछ जिसमें रिंग दिख रही है सब में OH कॉमन है। तो एक काम करते हैं, अगर ये एसिड है, अगर मान लेते हैं एसिड है तो इनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे, उनको बना के देख लेते हैं, फिर उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। चलो इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, अगर ये एसिड है तो ये अपना H+ डोनेट करेंगे, ये अपना H+ डोनेट करके O- कर लेगा, ये अपना H+ डोनेट करके डोनेट करके क्या हो जाएगा, ये O- हो जाएगा, और ये भी अपना H+ डोनेट करके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी O- हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस चार्ज है, क्या तुमको दिख रहा है ये रेजोनेंस में है, क्या तुमको दिख रहा है ये रेजोनेंस में किसके साथ, ठीक है, ये किसके साथ रेजोनेंस में, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ, या कि नहीं उसको कह सकते हो ये जो O- है ये इसके साथ रेजोनेंस में, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है रिंग के साथ, या फिर कह सकते हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो भैया ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ए सबसे ज्यादा हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद ये 2 बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये सिंपल 1 बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यार आपको साफ साफ ऑर्डर दिख रहा होगा, ए सबसे ज्यादा एसिडिक है, बी सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख ली। स्टेबिलिटी कैसे देखी भैया, हमने नेगेटिव चार्ज का देख लिया कॉन्जुगेशन कितना ज्यादा वो कॉन्जुगेटेड है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। उसको ही हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, अभी आप ऐसे ही समझ लो उसको, ठीक है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको रेजोनेंस चेक करना होगा बेसिकली रिंग का, आप उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन था, हाँ इसके अलावा एक क्वेश्चन और है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का, उसके बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे होंगे। OHCH3 OHBr और OH, इसको आपको ट्राई करना है, बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा। इसको फिर से हम ABC अगर नाम दे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यार OH सब में कॉमन है, ठीक है, OH सब में कॉमन है, तो इसको तो दिक्कत देने नहीं वाला है। CH3 ऊपर क्या बताया था, क्या शो करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है, प्लस M इसका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। Br मैंने क्या बताया था, Br का हम क्या डोमिनेटिंग लेते हैं, जो जितने भी हेलोजन होते हैं उनका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, I इफेक्ट, यानी कि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। ऊपर जाके टेबल जो मैंने दिखाई है उसको रट लेना। यहाँ पे तो OH के साथ कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ पे आएगा नो इफेक्ट, यानी यहाँ पे आएगा नो इफेक्ट, या फिर इसको मान सकते हो, हाँ यहाँ पे आएगा नो इफेक्ट। तो भैया अगर हम इसको ऑर्डर लिखना चाहे तो हमने क्या बोला था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या फिर -M या फिर
H, ठीक है। तो माइनस आई तो हमको दिख रहा है भैया किस में है, बी कैरेक्टर में हमको माइनस आई दिख रहा है, यानी कि बी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है इसमें, तो प्लस आई है तो डिक्रीज कर देगा, नो इफेक्ट वाला हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा ए सी, उसके बाद हमारा ए आ जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा बी सी ए का, ये ऑर्डर होगा हमारा बी सी ए का। चलो यहाँ से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो आपको रट लेना है ऐसी कैसी, ये आ रहा हमारा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। ये आपको बहुत चीजें सिखा रहा होगा, बहुत ज्यादा चीजें सिखा रहा होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो सब लोग ट्राई कर लो, वैसे तो नहीं होगा, बहुत से बच्चे कर भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेते हैं बच्चे, समझदार है। लेकिन जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ अपने +4 मार्क्स कंफर्म करना चाह रहे हैं, उनको मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में सब में OH आपको कॉमन दिख रहा है, OH 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 हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और सब में हमको OCH3 भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें OCH3 नहीं है, तो यहाँ तो लिख देंगे हम सीधा, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगेगा भैया, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगेगा भैया। अब आपके पास OCH3 है, OCH3 में आपको क्या दिख रहा है भैया, तीन को अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, और हमको क्या निकालना है इसमें, एसिडिक ऑर्डर हमको निकालना है इन तीनों चारों कंपाउंड का। अब आपको देखना होगा पोजीशन पे क्या इफेक्ट आता है भैया, पोजीशन 1 2 3 अलग अलग पोजीशन पे OCH3 आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और इसको कहते हैं हम पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश से आप याद कर सकते हो, ओम प्रकाश, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे OCH3, मेटा पोजीशन पे OCH3 और पैरा पोजीशन पे OCH3। आपको पता होगा ऊपर टेबल से मैंने बताया OCH3 इस पे तो लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। OCH3 ये भी सेम है, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, यहाँ तो नो इफेक्ट आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर टेबल पे जाओगे आप, ये कंपाउंड आपका माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा होता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा होता है, यानी कि ये दोनों इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एम। आपको पता है जो हमने बताया था, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, तीनों में ही प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली देखोगे, ठीक है, ऊपर मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे बताया है मैंने, यहाँ पे ये देखो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए हो अभी तक तो ध्यान से देखना, मैंने बताया देखो, प्लस जो एम इफेक्ट होता है ना, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, समझ जाओ, सिखा लिए, मैंने बताया यार, तुम हटा दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, चलो रहने दो, हटा नहीं सकते उसको। एम इफेक्ट हमेशा हमेशा एम इफेक्ट हमेशा डोमिनेटिंग होता है आई इफेक्ट और एच इफेक्ट से, और फॉर इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन में उल्टा होता है, आई इफेक्ट इनका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा है और मेटा पोजीशन पे लगा है, पैरा पोजीशन पे लगा है, लगा तो सेम ग्रुप है, तो एसिडिटी ऑर्डर में चेंज कैसे होगा, यहीं पर ही आपको मात खा जाओगे अगर आपको ये चीज नहीं, कंफ्यूज रहोगे अगर आपको ये नहीं पता होगा। ग्रुप्स एट मेटा पोजीशन डोंट शो एम इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। जो भी ग्रुप्स होते हैं ना, जो भी ग्रुप्स है, चाहे यहाँ पे NO2 हो, NH3 हो, जो भी हो, यहाँ पे जो भी ग्रुप्स होते हैं मेटा पोजीशन पे रिंग के, वो एम इफेक्ट शो नहीं करते, यानी कि यहाँ से अगर मेटा पोजीशन पे OCH3 अगर जुड़ा हुआ है तो वो एम इफेक्ट तो भैया शो ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम एम इफेक्ट इसका दिखाएंगे ही नहीं, ये एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब अगर आपको जानना है तो देख लो वीडियोस, जाके बुक्स पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे याद रखो, मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा है तो वो अपना एम इफेक्ट शो नहीं करता है, खाली इंडक्टिव इफेक्ट जो कि आई इफेक्ट है वो अपना शो कर रहा होता है। तो आपको साफ साफ दिख गया, अगर ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, प्लस एम तो डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, अगर ये खाली आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, तो बी हमारा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्लस एम शो नहीं कर रहा है, यानी कि प्लस एम तो डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, माइनस आई इंक्रीज कर रहा होता है, तो यानी कि ओनली इफेक्ट इसमें माइनस आई लगेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद भैया हमें कंपेयर करना है इस वाले में और इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, हम देख लेते हैं क्या होगा, इस वाले में और इस वाले में देख लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, पहले हम इसमें आ जाते हैं, इसमें नो इफेक्ट लग रहा है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, अगर इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है तो यानी कि इससे और इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम डिक्रीजेस एसिडिटी, तो उससे बेटर तो नो इफेक्ट वाला ही होगा, तो उसके बाद हमारा डी आ जाएगा। अब हम कंफ्यूज है ए में और सी में, ए में और सी में हम कंफ्यूज, किसमें, ए में, और क्या करना है, ए और सी में कंफ्यूज हो गए। आओ देख लेते हैं इसको, अगर हम रफ कर दें यहाँ से, एक नोट और लिख लेना इसके साथ साथ, आपने वो नोट तो लिख लिया होगा कि माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी मेटा पोजीशन पे शो नहीं करता है। एक नोट आपको, चलो दोनों ही लिख देता हूं मैं, मेटा पोजीशन, ठीक है, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे रिमूव 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 एम इफेक्ट, ओके, पहला नोट ही है हमारा। दूसरा नोट है ओके, दूसरा नोट है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिक्रीजेस विद
डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भैया कर सकते हैं हम, तो अब कर सकते हैं बी और डी में हमने ऑर्डर बता लिया, बी और डी में ऑर्डर बता दिया। अब बताओ भैया इंडक्टिव इफेक्ट, हम आपने बोला डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होगा, डिस्टेंस किसमें कम है, ओ एस से, इसमें कम है, यानी कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। तो जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, जिसका माइनस आई कैरेक्टर ज्यादा है, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर, तो यानी कि ए उसके बाद आएगा, उसके बाद हमारा सी आ जाएगा। भैया आपने एक बात बताओ, डी को क्यों नहीं लिया, डी को सबसे ऊपर क्यों रख दिया, इसमें तो नो इफेक्ट लग रहा है, इनमें तो माइनस आई लग रहा है। इन दोनों में प्लस एम डोमिनेटिंग, और प्लस एम अगर डोमिनेटिंग है तो वो क्या कर रहा होता है, एसिडिटी को बढ़ा रहा होता है। लेकिन दोनों में प्लस एम अगर कॉमन है तो माइनस आई का कह सकते हैं मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टेंस में फर्क आ जाता है। तो बी डी ए सी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या रिवाइज करा गया आपका ये क्वेश्चन, क्या क्या आपका क्वेश्चन रिवाइज करा गया, मेटापोजिशन वाला एक्सेप्शन बता गया आपको, इंडक्टिव इफेक्ट आपको बता गया डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ, और भी आपको प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर सब बता गया। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझना जो भी मैंने बोला है और ट्राई कर लेना। चलो अब आ जाते हैं अपने बेसिक नेचर ऑफ बेसिस के ऊपर। अगेन अभी हमने एसिडिक पढ़ा, अब हम इसका पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ बेसिस। बेसिक नेचर ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने देखा था वो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे यार इसका बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्जुगेट एसिड आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऊपर आता है, यहाँ पे एसिड होगा, क्योंकि बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। चलो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने क्या देखा था, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज आ गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, ये सेम ग्रुप की बातें, ये सेम पीरियड की बातें, ठीक है, समझ गए होगे सबके सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बेसिक नेचर, और भी चीजें आती है। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, सबको पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पीओ एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू, ठीक है, पी के वैल्यू। अरे ये सब तो यार बेकार की बातें, इनको तो पढ़ो भी मत, खाली यही पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ के बी पी के बी, और इससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो रहे होंगे। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, दिया होगा तो बढ़िया है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ सकते हो उन सबको, ठीक है। पहले वाले टॉपिक से ही, पहले वाले पॉइंट से सारे काम आपके हो रहे होंगे, और ऊपर वाले से सारे काम आपके हो रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इनके सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने पढ़ लिया भैया सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो अभी मैंने क्या कहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अगर आप देखोगे अभी हमने आपको क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड यानी कि sp है sp3, डबल बॉन्ड यानी कि sp2, और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि sp खाली sp, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो अगर इनका बेसिक नेचर लिखना, एसिडिक नेचर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इनका, एसिडिक नेचर अगर लिखना चाहोगे तो एसिडिक नेचर होगा sp3 का सबसे ज्यादा, ठीक है। एसिडिक नेचर अगर लिखना चाहोगे तो sp का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.75, इसकी 2.75 और इसकी 2.5। सीधा सीधा हम बेसिक ही लिख लेते हैं, क्या एसिडिक लिखोगे उसका उल्टा हो जाएगा, बेसिक लिख लेते हैं, बेसिक नेचर इसका लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा होगा हमारा sp3 का, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है CH3OH माइनस F माइनस Cl माइनस, ठीक है। सिंपल सा यार, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है सब। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो। एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आपका ये एक क्वेश्चन है, ये आपके 4 क्वेश्चन है, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, हाँ, उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन भी है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे होंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, आराम 10 से 20 सेकंड ले लो और आराम से ट्राई कर लो। चलो पॉज कर लो और ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है CH3 माइनस OH माइनस F माइनस और Cl माइनस। इसमें हमको क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। अगर आप इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहते हो तो कॉन्जुगेट बेस बना के कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हम अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहें तो आएगा इसका CH4, इसका हमारा क्या बनेगा H2O, इसका क्या बनेगा हमारा HF, और इसका क्या बनेगा हमारा HCl। भैया ये क्या है, ये है हमारे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बेस होगा, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया देख लिया था। अगर आप जाना चाहते हो तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी जा सकते हो, और आपकी मर्जी है, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेफर करूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा बेटर रहेगा ये करना, ठीक है। हमने सीधा सीधा हमको ऑर्डर बताया इन चारों सब्सटेंस का, कर लेते हैं, हम क्यों फालतू के झंझटों में पड़े। हमको बताया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4,
ठीक है। इसकी ओ की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक सेकंड, इसको ओ की कितनी होती है दोस्तों, क्या बताई थी मैंने, खुद ही भूल गया मैं, ऊपर देख लेते रहो, बहुत ऊपर बताई थी, यहाँ पे बताई थी, एक सेकंड, हाँ 3.5, सॉरी, ठीक है 3.5 होती है ओ की, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, यहाँ पे, ठीक है, ओ की होती है 3.5, इसकी होती है 4, और सी की होती है हमारी 2.5, ठीक है 2.5। ओके, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब हमने क्या बोला था, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अब आप ऑर्डर लगा लो, इसका सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, यानी ए की है, तो ए सबसे ज्यादा ऐसे बेसिक हो जाएगा, उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ए डी बी सी हमारा ऑर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये कर नहीं पाओगे, ये कर नहीं पाओगे तो मैं इसके लिए आपको एक टेबल याद करवा देता हूँ, जिस ये क्वेश्चन और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले सल्फोनिक एसिड उसिड वाले आप कर सकते हो। तो याद बेसिक से एक छोटी सी एक टेबल याद रख लेना, ये टेबल सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं हर जगह काम आ रही होगी, ठीक है, ये टेबल हर जगह काम आ रही होगी, ऐसे क्वेश्चन जितने जैसे भी होते हैं वो सब आप इससे कर लोगे, ठीक है। ये टेबल का ध्यान रखना, ये है हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक जो हमारे एसिड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम HI HBr HCl H2SO4 या फिर HNO3 इन सब से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक एसिड, इनसे स्ट्रॉन्ग तो कोई एसिड नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हमारे हो गए इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ये तो होगा हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। इसके बाद जो एसिड आता है जो इनसे स्ट्रॉन्ग होता है वो आता है हमारा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं स्क्वायरिक एंड पिक्रिक एसिड, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था स्क्वायरिक एंड पिक्रिक एसिड का। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हमारा H2CO3 आता है, उसके बाद OH यानी कि अल्कोहल, और उसके बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड C आता है, उसके बाद NH2 हमारा आ रहा होता है। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अब मान लो ऊपर ही जैसे हमारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारे पास सल्फोनिक डेरिवेटिव है, उसके बाद हमारे पास पहले इसको यार उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। ये हमारे बेसिस हैं, ये हमारे बेस हैं सारे, इनका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा HCl, इसका क्या होगा CH3, सिर्फ सिंपल H जोड़ रहा हूं मैं, सिंपल H जोड़ रहा हूं मैं, OH, इसका क्या होगा CH3, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH, ये होगा हमारे क्या होगा ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द रिस्पेक्टिव बेसिस। अब अगर कॉन्जुगेट बेस की हम ऑर्डर लिखे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखे या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखे, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अगर हम इनकी एसिडिटी का ऑर्डर लिखते हैं, पहले एसिडिटी का ऑर्डर लिख दो, एसिडिटी का ऑर्डर लिखते हैं इनका पहले, ठीक है। क्या लिखे भैया, हमने नीचे टेबल से देखा HCl HBr सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा जो स्ट्रॉन्ग हो गया वो हो गया हमारा A, एसिडिटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारा सल्फोनिक होते हैं, उसके बाद यानी कि आ गया हमारा C, उसके बाद हमारा आ गया B। तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बताने की जरूरत है मुझे, एसिडिटी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि BCA। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये टेबल हल्की सी याद हो गई है, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद स्क्वायरिक पिक्रिक, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना ही बहुत होगा मेरे लिए तो, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, और वैसे भी इतना ही बहुत होता है ज्यादातर क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। आपने क्या करा, सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट बेस बना लिया, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लिया इन बेसिस का, ठीक है। उसके बाद हमने इनका एसिडिटी ऑर्डर लिख लिया, एसिडिटी के जस्ट उल्टा क्या होगा बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है। हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो इसको, ट्राई करो सब लोग, पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई कर लो, ठीक है। चलो कर लिया होगा ट्राई, आगे देखते हैं। देखो आपको क्या पता है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, NH2 दिया गया है, NH2 इधर भी NH2 इधर भी NH2, ठीक है। बस ये है NH2 अलग चीजों के साथ लगा हुआ है, तो हर जगह NH2 आपको दिख रहा है, दिया गया है भैया, हमको NH2 दिया गया है। ओके भैया समझ गए, हमको NH2 दिया गया है। अब हमको देखना क्या है, इरेजर नहीं आ रही है, हाँ इरेजर, ठीक है। चलो अब आपको देखना यार एक अच्छा बेस क्या होता है, मैं यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर बताना, तो कंफ्यूज मत होना, हर क्वेश्चन में वही है। हमें देखना है कि अच्छा बेस क्या होता है, अच्छा बेस आखिर होता क्या है। अच्छा बेस क्या होता है, अच्छा बेस जो वो होता है जो अपना लोन पेयर कह सकते हो, जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजिली डोनेट कर दे, लोन पेयर्स या फिर या कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स इजिली डोनेट कर दे। एक वही तो बेस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, जो इजिली डोनेट कर देगा, इजिली डोनेट कर देगा, वो एक अच्छा बेस कहला जाएगा, ठीक है, वो एक अच्छा बेस कहलाया जाएगा। ओके अब आपको देखना भैया इन तीनों कंपाउंड में अपने लोन पे सबसे अच्छे से डोनेट कौन कर रहा है, ठीक है, सबसे अच्छे से डोनेट कौन कर रहा है, वही हमें देखना, जो सबसे अच्छे से कर रहा होगा वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं NH2
इधर भी NH2, इधर भी लोन पेयर, इधर भी NH2, इधर भी लोन पेयर। क्या आपको दिख रहा है ये वाले जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में ये डीलोकलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, अपनी जगह से डीलोकलाइज्ड हो गए हैं। क्या ये कॉन्जुगेशन में साथ है? ठीक है, हाँ बिल्कुल है यार, ये बिल्कुल कॉन्जुगेशन में रिंग के साथ है, यानी कि ये इजिली अवेलेबल नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहेंगे, ये कॉन्जुगेशन में होंगे, यानी कि ये सबसे कह सकते हो सबसे मुश्किल से अगर कोई इस पे अटैक कर रहा होगा तो लोन पे सबसे मुश्किल से मिल रहे होंगे बी वाले कंपाउंड में, ठीक है। तो बी हमारा सबसे बेकार बेस हो गया, बेकार बेस, ठीक है, सबसे बेकार बेस हो गया, सबसे बेकार बेस, बस्ट बेस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट कर पा रहा है इजिली, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में फंसा रखे है उसने, कैसे डोनेट कर देगा? कॉन्जुगेशन का मतलब नहीं पता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता है देख लो। जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और हमारे पास ये है, और हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और हमारे पास ये है और हमारे पास ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है, या फिर लोन पेयर भी कुछ भी कह सकते हो, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज। आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, या कह सकते हो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, और उसके अगले कार्बन पे अगर कोई चार्ज है लोन पेयर है तो वो कह सकते हैं उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर आपको दिखा पाई सिग्मा उसके बाद एक सिग्मा और आ गया तो आप कहोगे ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के एक जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन या फिर किसी भी एटम पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज लोन पे या पॉजिटिव चार्ज है तो वो कॉन्जुगेशन में होगा उसके साथ, ठीक है, रेजोनेंस करेगा वो, वरना नहीं करेगा, ये सिंपल सी बात होती है। और अगर रेजोनेंस करेगा तो अपने लोन पे नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर देगा रिंग के साथ या फिर डबल बॉन्ड के साथ, तो वो इजिली नॉन इजिली अवेलेबल होगी, डिफिकल्टी होगी उनको अवेलेबल होने में, ठीक है। तो ये सबसे बेकार बेस हो गया, ठीक है, सबसे बेकार बेस हो गया। अब हमें कंपेयर करना है इसमें और इसमें, आपको दिख रहा है ये भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, यानी कि ये भी कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये तीन 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 के साथ है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेट है, ये खाली एक के साथ है, यानी कि इससे तो बेटर हो गया, ये इससे तो बेटर हो गया। आपको हमको साफ साफ दिख रहा है सी इज ग्रेटर देन बी, और ए जो कि बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन में नहीं है किसी के साथ, यानी कि जो इसके पास आएगा उठा के ले जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल फ्री है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर आएगा ACB। हमें क्या देखना था? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखना था या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था, ठीक है, सिंपल। एल पे लीवर हो गया मुंह से अवेलेबिलिटी को। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कर लो ट्राई, पॉज कर लो, वैसे मैंने टाइम स्टार्टिंग में आपको दिया था। देख लेते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अभी हमको वही देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखना होगा। तो हमको साफ साफ दिख रहा है जो हमारा सी नंबर वाला है, सी नंबर वाला किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, बिल्कुल खुला बैठा है, आके ले लो मेरी, ओ सॉरी आके मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, आके मेरी इलेक्ट्रॉन ले लो और कुछ मत लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके हम आके ले लेंगे इजिली, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ ही चिपके हुए हैं, तो सी सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब भैया कहोगे यार यहाँ पे भी तो भैया खाली क्या नाम है, हाँ, इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं डोनेट का, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन है और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, और आपको क्या पता है, आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है आपका माइनस आई फैक्ट शो कर रहा होता है, माइनस आई फैक्ट शो कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आपको ऑक्सीजन माइनस आई फैक्ट शो कर रहा है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा किसको, एसिडिटी सॉरी बेसिसिटी को, ठीक है। प्लस एम, जो प्लस एम या फिर प्लस आई होते हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, माइनस एम और माइनस आई क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं किसको, बेसिसिटी को, यानी कि सी से तो थोड़ा सा कम ये हो ही जाएगा। तो हमको पहला ऑर्डर तो पता लग गया, सी जो है ग्रेटर देन डी है, ठीक है, सी जो है हमारा ग्रेटर देन डी है, ठीक है। ये तो हमें जरा सा ऑर्डर पता लग गया। इन दोनों में कंपेयर करें भैया, इन दोनों में कंपेयर करें, इनमें देख लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये इधर भी कॉन्जुगेटेड है, इधर भी कॉन्जुगेटेड है, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है एन, तो यार ये एक sp3 है, ये एक sp3 है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये एन डबल बॉन्ड एन है, ये एन डबल बॉन्ड एन है, कॉन्जुगेशन तो है ही इसमें, लेकिन ये एन डबल बॉन्ड एन है, तो ये है हमारा sp2। और आपको पता है sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी 2.75 होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, और बाकी का ऑर्डर हम निकाल ही चुके हैं, इज सी, उसके बाद यहाँ पे हम ए और बी को लिख देंगे, ठीक है। हमको पता है सी तो होगा ही होगा क्योंकि बिल्कुल खुला है इलेक्ट्रॉन, उसके इसके भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खुले हैं, लेकिन इसमें जरा सा माइनस आई इफेक्ट लग जा रहा है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जा रहा है सी से। बाकी ए और बी का ऑर्डर तो आपको पता ही लग गया। तो ये था हमारा आज का बेसिक नेचर ऑफ एसिड और एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, सॉरी बेसिक नेचर ऑफ बेस और एसिडिक नेचर ऑफ
एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए। एक आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, तो यार कमेंट करो अपना, इसका अरेंज करो इसको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में, और मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए आप लोग से। सबसे जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दो इसका आंसर। ठीक है, चलो पीपीटी समाप्त होती है। आज हमने कितना कुछ समझ लिया, डेटा ही डेटा है इस पीपीटी में। तो पीपीटी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक कहाँ है भैया? डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे पुरानी वीडियोस का लिंक पड़ा है, जहाँ पे ऐसी वीडियो में हम +4 मार्क्स कर रहे हैं। तो जाके सारी की सारी चेकआउट कर लो। और यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों सहेलियों दोस्तों जो भी हो तुम, लाइक शेयर जरूर कर देना। शेयर अगर कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाना चाहते हो तो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ही कर दो। मैं नहीं कह रहा 500 लोगों को करो, क्लोज फ्रेंड के साथ ही कर दो, लेकिन आप कर दो। क्योंकि देख रहे हो कितना कितना सारा ये 25-26 दिन का टॉपिक होता है, मैंने कितने छोटे में कंपाइल कर दिया। और इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ कुछ भी नहीं छोड़ा एसिडिक और बेसिक नेचर में, और इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो सब कुछ यहाँ पे मैंने 40 मिनट से भी कम में कवर कर दिया है। तो दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है, एक कमेंट जरूर छोड़ देना भैया आपको क्या मैं थोड़ा सा क्या इंप्रूव करूँ अपने समझाने में और बाकी सारी चीजों में। चलो फिर इसी नोट पे खत्म करते हैं। दिस इज अजब ताप सिंह साइनिंग ऑफ।